नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं, आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है वह है समास। तो समास से संबंधित जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको हम आज दूर करेंगे। तो समास का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण करना, यानी कि कम करना, घटाना। अच्छा, इसकी अगर परिभाषा देखें हम, तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के पास में लाना, कम करना या उनका संक्षेप कर देना। तो संक्षेपीकरण करने की जो क्रिया है, संक्षेप, कम या संक्षेप कर देना समास कहलाता है, या संक्षेप कर देने की क्रिया समास कहलाती है। समास जैसे, अब इसको हम उदाहरण के हिसाब से समझेंगे कि समास का अर्थ जो है संक्षेप कैसे किया जाता है, पदों का संक्षेप कैसे किया जाता है। जैसे कि विद्या का आलय, विद्या का आलय। अब जब इनका समासिक पद बनाया जाएगा, समस्त पद बनाया जाएगा, यानी कि इनका समास किया जाएगा, तब इसमें लिखा जाएगा विद्यालय। तो हमको इतना लंबा चौड़ा ऐसे 2-3 शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही हमको पता चल गया कि विद्या का आलय है। आलय का मतलब होता है घर। तो इस तरह से जो पद होते हैं उनको कम किया जाता है, और इस जो कम करने की जो क्रिया है उसको समास कहा जाता है। अब इसमें जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र जो है वह समस्त पद है। अगर इसका कई पद इसके देखे जाएं तो वह होंगे जैसे कि राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र जो है उसका जो समासिक पद होगा वह होगा राजपुत्र। तो इस तरह से समास क्या है? समास का अर्थ होता है, इन शॉर्ट अगर हम समझें, एक संक्षेप में हम समझें, तो वह होता है संक्षेपीकरण करना। और इसी तरह से इसकी अगर परिभाषा समझें तो दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, जो पद होते हैं, हम यहाँ पर पद लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। दो या दो से अधिक पदों को कम करने, संक्षेप कर देने की जो क्रिया होती है वह समास कहलाती है। विद्या, जैसे विद्या का आलय विद्यालय, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। अब इसमें जो हमने इसको जो समास में परिवर्तित किया, यानी कि इसका जो समासिक पद बनाया, इसको हम कहेंगे समस्त पद। ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। और जब इनको वापस खंडित कर दिया जाएगा, यानी कि इनका विग्रह किया जाएगा, इनको वापस उसी अवस्था में लाया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे समास विग्रह। तो विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? विद्या का आलय। तो ये जो है क्या कहलाएगा? जब इसको विद्या का आलय इस पूर्व स्थिति में, यानी कि पहले की जो स्थिति है उसमें वापस लाया जाएगा, तो इसको कहेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। इसमें जानने वाली बात यह है कि इसमें हमेशा दो पद तो होते ही हैं। तो एक जो पहला पद होता है
उसको कहेंगे पूर्व पद, यानी कि पहला पद, और जो बाद वाला पद होता है उसको कहेंगे हम उत्तर पद। तो इस समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि दूसरा पद, या कहेंगे कि बाद वाला पद। तो ये है समास की परिभाषा और कुछ उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ। अब हम बढ़ते हैं उसके भेदों की तरफ। तो पहले 4 भेद हुआ करते थे, अभी जो है वो 6 भेद हैं। तो समास के मुख्य रूप से हमको 6 ही याद रखने हैं। पहले क्या होता था वो हमको याद नहीं रखना है, हमको क्या करना है, समास के जो भेद होते हैं तो वो कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं समास के। अब ये जो 6 भेद होते हैं उनके नाम, तो हम ऐसा नहीं है कि पहले यही आएगा बाद में दूसरा आएगा, पहले इसका नाम हमको याद रखना है, नहीं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हम पहले जो है द्वंद्व समास को, पहला है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, फिर दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय, छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब बहुव्रीहि भी होता है, बहुव्रीहि भी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ऐसे करके समास के जो 6 भेद होते हैं हम अभी पढ़ेंगे। पहले द्वंद्व समास के बारे में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो समास होते हैं उसमें 2 पद होते हैं। 2 पद में कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहले इसको बोर्ड को साफ कर ले, फिर द्वंद्व समास के बारे में हम समझेंगे। द्वंद्व समास, अब यहाँ पर जो द्वंद्व समास की जो विशेषता है वह ये है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होते हैं, मतलब कि दोनों का पलड़ा जो होता है वो एक जैसा होता है, यानी कि दोनों में से कम कोई नहीं है। मतलब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है कि उनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण, जैसे कि माता पिता, माता पिता, तो दोनों पद, ये कौन सा हुआ, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, तो इन दोनों का जो पलड़ा है वो एक जैसा है, दोनों में प्रतिस्पर्धा है, दोनों कंपटीशन है। तो ये जो शब्द हैं द्वंद्व समास के उदाहरण, माता और पिता, माता पिता, तो ये द्वंद्व के उदाहरण हैं। इसमें हमको याद ये रखना है कि दोनों जो हैं वो एक जैसे होंगे, मतलब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत लिंगी हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, लेकिन दोनों की जो खासियत है, यानी कि दोनों का जो महत्व है वो समान रहेगा, यानी कि दोनों में से कम कोई भी नहीं है। जैसे कि भाई बहन, जैसे दिन रात,
जैसे खाना पीना। तो ये द्वंद्व के उदाहरण हैं, भाई बहन, दिन रात, खाना पीना। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब इनका विग्रह किया जाएगा तो इसमें जो योजक चिन्ह है वो हट जाएगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें जो चिन्ह आएंगे वे होंगे और, अथवा, ऐसे शब्द, ऐसे चिन्ह इसके अंदर आएंगे। जैसे यहाँ पर माता पिता, तो माता और पिता के बीच में जो योजक चिन्ह है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे माता और पिता। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पर कि जो ये समास है द्वंद्व, इसमें योजक चिन्ह होगा, ये इसकी पहली पहचान है। लेकिन कभी कभी जो होता है ना कि योजक चिन्ह, क्या योजक चिन्ह लग जाने से मात्र ये पहचान हो पाएगी? क्योंकि कई जगह पर जो है ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बार बार शब्द जो है इसमें फिर बाद में बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो फिर क्या ये द्वंद्व समास है? नहीं, ये द्वंद्व नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों जो शब्द हैं इनका रिपीटेशन हुआ है, इनकी पुनरावृत्ति हुई है। तो ये जो पुनरावृत्ति हुई है एक ही शब्द की, ये द्वंद्व में आएगा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि दोनों शब्द जो हैं अपने अपने महत्व लिए होंगे, यानी कि दोनों में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो ऐसे शब्द जो कि एक ही शब्द जो कि बार बार आएगा वो द्वंद्व का उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए भाई बहन, तो उसी के जैसे फिर बाद में इनका विग्रह होगा, भाई और बहन। इसी तरह से दिन और रात, इसी तरह से खाना और पीना। ठीक है, अब इसी तरह से जो है कई शब्द ऐसे भी आते हैं जैसे जुड़े हुए होते हैं, कहीं कहीं जो है वो योजक चिन्ह भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं होता है, तो क्या वो फिर बाद में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, जैसे धर्माधर्म, जैसे पापा पाप। अब ये क्या है? तो ये जो है आपके, अब इसका जब हम विग्रह करेंगे ना तो हमको समझ में आएगा। पहली बात तो ये, जब विग्रह किया जाए तो उसमें अर्थ होना चाहिए विग्रह किए हुए शब्दों का। तो यहाँ पर देखिए धर्माधर्म, तो पहला जो पूर्व पद है उसको हमने, धर्मा का मतलब तो नहीं पता ना, मतलब उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है धर्मा का। तो धर्म जो है वह अर्थवान है। फिर उसके बाद में एक और शब्द यहाँ पर निकलेगा, अधर्म। अब यहाँ पर जो है ना, कभी कभी समासिक जो शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि संधि भी हो जाती है। तो ऐसे शब्द फिर बाद में जब इनका विग्रह किया जाएगा तो इसी तरह से होगा, धर्म अधर्म। तो इसमें फिर बाद में ये योजक चिन्ह यहाँ पर आएगा। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो कि थोड़ी सी ट्रिकी होंगी। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे देखा जाता है। यहाँ पर पापा पाप, तो इसका पाप और अपाप, पाप अपाप, ऐसे शब्द जो हैं द्वंद्व समास के उदाहरण ऐसे भी देखे गए। हाँ, तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तो तत्पुरुष समास में जो क्या क्या नियम होते हैं और कितने इसके प्रकार होते हैं तथा इनके जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर पहले से लिख लिए गए हैं, इसलिए क्योंकि जो समय है वह उसकी बचत हो, समय की बचत हो। तो अब तत्पुरुष समास के जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं? तो इसमें तत्पुरुष समास में हमेशा जो है वह द्वितीय पद जो है वह हमेशा प्रधान होता है, तथा इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्हों की वजह से इसमें जो कारक है उनका विशेष महत्व है, क्योंकि तत्पुरुष समास में
तत्पुरुष समास को कारकों के आधार पर भी जो है इसको समझा जाता है। तो तत्पुरुष समास में कितने जो है ना कारक हैं उनका प्रयोग किया गया है, कितने प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं ना तब इसमें कारक का विशेष महत्व है। अब देखिए आगे इनको हम समझेंगे। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। लुप्त कारक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, नण तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास तथा लुप्त पद तत्पुरुष समास। ये यहाँ पर पहले से लिख दिए गए हैं। लुप्त कारक, नण, उपपद, लुप्त पद, अलुक तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर जो उदाहरण है इसके अनुसार हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए वनगमन, जब हम इसका समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका जो विग्रह आएगा वो किस तरह से आएगा। समास विग्रह जो कैसे होगा, वन गमन, वन को गमन। अब आप लोग ये समझ गए हैं कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है वह कौन सी गायब है, को। जब इस को शब्द जो है वह को जो विभक्ति चिन्ह है वह यहाँ पर गायब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म कारक तत्पुरुष समास है। फिर इसके बाद में सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ क्या है, सर्व को जानने वाला। तो जो सर्व को जानने वाला शब्द जो है वह कर्म कारक तत्पुरुष समास का होगा। को विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा, कर्म कारक तत्पुरुष समास। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा उदाहरण है इसमें देखिए तुलसीकृत, तुलसीकृत, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड का उपयोग करेंगे। तो तुलसीकृत जब हम इसका विग्रह करेंगे हम समास का, तो यहाँ पर तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। एक और बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जितने पद यहाँ पर हैं उन पदों को ही यहाँ पर रखना है और बीच में जो विभक्ति चिन्ह है उनको हमको जानकर जब विग्रह होगा समास का तब उसको हमको जानकर फिर बाद में उसके अनुसार यहाँ पर रखना है, यानी कि लिखना है, यानी कि जानना है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत भ्रमित किया जाता है, बहुत कंफ्यूज किया जाता है छात्रों को। तो उसमें हमको ये उस पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा जो है वो किस में आएगा, तो हमको ये पता है कि ये जो है आएगा करण तत्पुरुष समास में, करण कारक में, के द्वारा, के साथ, है ना, से। तो ये सारे करण तत्पुरुष समास में आएंगे, करण कारक में आएंगे। तो तुलसी के द्वारा कृत, तो ये हुआ करण तत्पुरुष समास। भयाकुल, भय से आकुल, ये भी करण तत्पुरुष समास में हुआ, यानी कि करण तत्पुरुष समास हुआ। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, तो हमको ये मालूम है कि जो संप्रदान कारक है उसमें जो विभक्ति चिन्ह आता है वह के लिए आता है। अच्छा, और एक बात, अगर आपने जो कारक की जो वीडियो है वह मेरे चैनल पर उपलब्ध है, यदि आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। अगर आपको कारक नहीं आते हैं तो कारक की वीडियो देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। भयाकुल का हम देख लेते हैं पहले। भय से आकुल, फिर आगे पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, फिर आगे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो ये हुआ संप्रदान, संप्रदान कारक। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास होगा वह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास, सत्य के लिए आग्रह। इसके बाद में पाप मुक्त, तो पाप मुक्त शब्द जो है उसमें उसका जो विग्रह होगा समासिक पद का क्या होगा, पाप से मुक्त। पाप से मुक्त यानी कि यहाँ पर
जो कारक आएगा वह आएगा अपादान कारक। तो करण कारक और अपादान कारक थोड़े से एक जैसे ही हैं, इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं एक जैसे हैं, लेकिन इनके भेद को हमको समझना है। तो पुनः वही बात कि अगर आपको कारक नहीं आते हैं तो आप कारक का जो वीडियो है मेरा वह आप देख लें। पाप से मुक्त, फिर उसके बाद में आता है नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। इसी तरह से पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो अधिकरण कारक, अधिकरण में पर जो विभक्ति होती है अधिकरण कारक की वह होती है में पर। तो यहाँ पर जब इसका समासिक पद का, समस्त पद का अगर हम समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो वहाँ पर आएगा पुरुषों में उत्तम, फिर आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण कारक। फिर तो तत्पुरुष समास जो है वहाँ पर ये आएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर पाप हर, पाप को हरने वाला। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, मामला बदल गया है। कैसे मामला बदल गया है देखिए, हमने ये समझा था कि तत्पुरुष समास जो है लुप्त कारक तत्पुरुष समास होते हैं, और हमने ये भी समझा था कि उपपद भी होते हैं। तो जो भेद होते हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर उदाहरण लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हर, कर, धर, हाँ, कार, ये जो शब्द होंगे वे उपपद जो तत्पुरुष समास होगा उसके होंगे। तो हमको ये समझ जाना है कि यहाँ पर उपपद है, यानी कि ये जो शब्द हैं, उदाहरण जो है ये उपपद तत्पुरुष समास के हैं। पाप को हरने वाला, पाप हर यानी पाप को हरने वाला। अब फिर वही बात कि यहाँ पर जो है ना, आप कह रहे थे कि को विभक्ति चिन्ह जब आएगा तो वहाँ पर कर्म कारक होगा, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो मेन मुख्य जो नियम है ये है कि इसमें हर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, उपपद तत्पुरुष समास में उपपद तत्पुरुष समास में क्या आएगा? हर, धर, ज, कार, इस तरह के शब्द जो हैं उत्तर पद में आएंगे। तो उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो हमने समझा है ना। तो अब इसके हिसाब से यहाँ देखिए क्या है, पाप हर, तो पाप को हरने वाला। तो को विभक्ति चिन्ह की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको ये भी देखना है कि उत्तर पद क्या है। फिर इसी के हिसाब से जलज, जल में जन्मा हुआ। अब यहाँ पे में फिर बाद में आ गया अधिकरण, नहीं, यहाँ पर जब इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जल जो है वह मुख्य शब्द है, पूर्व पद है, जो का मतलब होता है जन्मना, जन्मा हुआ। तो इस तरह से जलज जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो जल में जन्मा हुआ। फिर आगे आते हैं चर्मकार, तो चर्म का काम करने वाला, चर्मकार का मतलब हुआ चर्म का काम करने वाला। अब इसी तरह से जो नण तत्पुरुष समास होगा, नण तत्पुरुष समास में क्या है, तो नण तत्पुरुष समास जो है उसमें जब समास विग्रह हम करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा न जो है न, अ, अन, ये शब्द जो है वह आएंगे। कि यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो है न की भावना रहेगी। मतलब जब इसका समास विग्रह हम करेंगे तो इसमें जो हमको क्या हमको जो है ना न की उपस्थिति वहाँ पर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर देखिए अन्याय, तो हमने जब इसका विग्रह किया, अन्याय, न न्याय, हाँ, नास्तिक, न आस्तिक, आस्तिक नहीं है। इसी तरह से गैर हाजिर, तो न हाजिर। इसी तरह से असत्य, न सत्य। तो इस तरह से जो नण तत्पुरुष समास है उसमें न की उपस्थिति रहती है। न, अन, अ,
इस तरह से। और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, नन तत्पुरुष में हमने क्या समझा, न की उपस्थिति रहती है, न, अ, अन, और ना। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, उपपद हो गया, नन तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे जो है वह है हमने उपपद, नन तत्पुरुष और लुप्त पद। अब ये जो हम लुप्त पद तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें हमने पहले पढ़ा था कि लुप्त कारक तत्पुरुष समास। हमने पहले क्या पढ़ा था, लुप्त कारक तत्पुरुष समास। तो हमने ये पढ़ा था कि विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। परंतु अब जब हम लुप्त पद तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, पद का मतलब होता है शब्द, तो जो पद है वह पूरा का पूरा वही गायब हो रहा है। तो यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास कैसे, देखिए, बैलगाड़ी, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा कि बैल से चलने वाली गाड़ी। तो जो से चलने वाली शब्द है वह तो पूरा का पूरा मतलब एक वाक्यांश है, उस वाक्यांश में पूरा का पूरा जो पद है, 2-3 पद वही गायब हो रहे हैं। तो लुप्त पद का मतलब होता है क्या कि भाई 2-3 पद, 2-3 शब्द ही गायब हो गए हैं। जैसे बैलगाड़ी, तो यहाँ पर बैल से चलने वाली गाड़ी, है ना, यही हुआ ना इसका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो से चलने वाली, इतने सारे शब्द जो हैं वह गायब होकर क्या बना रहे हैं, बैलगाड़ी जो शब्द है उसको बना रहे हैं। तो ये समासिक शब्द यहाँ पर बन रहा है। समस्त पद इसका ये है, बैल से चलने वाली गाड़ी का बैलगाड़ी। तो ये हुआ लुप्त पद तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, में डूबा हुआ शब्द जो है वह पूरी तरह से गायब है। इतने 2-3 शब्द जो हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। और फिर बाद में क्या आया, शब्द दही बड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं अलुक तत्पुरुष समास की तरफ। तो अलुक तत्पुरुष समास जो है उसमें विभक्ति चिन्हों का पूर्व पद में विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, प्रलयंकर, प्रलयंक करने वाला, वाचस्पति, वाणी से पति, वाचस का मतलब होता है वाणी, वाचस से पति, मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। तो इस तरह से ये हुए अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो तत्पुरुष समास जो है इसको हमने पढ़ा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको मैंने 2 भागों में विभाजित। तो यदि आपको ये तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास समझ में आया है और मेरा ये जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।